चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर 2 की यूनिट 3 पर। यूनिट 3 जो है वो डील करती है दो टॉपिक से। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हम पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करेंगे। क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? सबसे पहली बात समझिए, नॉट मैंडेटरी। जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तब मैंडेटरी था बेटा, बट 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया तो हमने कुछ कानून को रिव्यू करके देखा था और उसमें हमने इसको रजिस्ट्रेशन, इसका फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं किया। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एनी टाइम, जब चाहे तब करवा सकते हो आप। अगर पार्टनर्स को लगता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए तो आप करवा सकते हो एनी टाइम। बट जब आप लेट रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? फाइन या पेनल्टी। पेनल्टी लगेगी ₹100 पर ईयर की। जितने साल लेट रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फॉर एग्जांपल आपने फर्म बनाई थी 2005 में और आज आप अगर 2025 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, बट 20 साल के हिसाब से ₹100 पर ईयर की क्या लगेगी? पेनल्टी। मतलब ओनली 2000 की क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं, अगर एक फर्म रजिस्टर्ड है तो क्या होगा? रजिस्टर्ड फर्म है तो क्या होगा? और अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फायदा है और अगर एक फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर कैन नॉट sue अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स को यानी कि फर्म को sue नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट, फर्म कैन नॉट sue, फर्म कैन नॉट sue दी थर्ड पार्टी। फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। मान लीजिए फर्म ने किसी को उधार माल बेचा हुआ है और वो पैसे नहीं दे रहा, तो फर्म आपकी रजिस्टर्ड है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप मैक्सिमम कहां जा सकते हो? आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, कोर्ट में नहीं जा सकते। थर्ड, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो मैक्सिमम सेट ऑफ जो होता है, मैक्सिमम सेट ऑफ जो होता है वो ₹100 का अलाउड है। ठीक है, इससे ज्यादा क्या अमाउंट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ का मतलब क्या है? मुझे आपसे पैसे लेने भी हैं और मुझे कुछ आपके पैसे देने भी है। सपोज करो बेटा, मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं और मुझे आपसे 20,000 रुपीज देने भी है मुझे, तो नेट कितना बनता है? 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज मुझे आपके देने हैं। 1 लाख रुपए देने थे, 20,000 रुपए मुझे आपसे लेने बनते हैं किसी हिसाब किताब में, तो मुझे अब आपको नेट कितने पैसे देने बनते हैं? 80,000। बट अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो मैक्सिमम सेट ऑफ कितना हो सकता है? ₹100 का ही हो सकता है। ठीक है, अगर मेरी फर्म रजिस्टर्ड है तो क्या हो जाएगा? नंबर 1, पार्टनर कैन sue अदर पार्टनर और फर्म। एक पार्टनर जो है वो अदर पार्टनर या फर्म को sue कर सकता है। दूसरा पॉइंट, फर्म कैन sue थर्ड पार्टी। अब फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। और नंबर 3, मैक्सिमम सेट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितने रुपए तक भी सेट ऑफ करना अलाउड है। नो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन।
अगर मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कुछ बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें क्या है? नंबर 1, पार्टनर में अप्लाई। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, मतलब फर्म पे केस नहीं कर सकता। बट पार्टनर में अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनर जो है वो फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि यहां पर मैं किसी पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर रहा हूं, मैं तो फर्म बंद करने की बात कर रहा हूं। नंबर 2, थर्ड पार्टी कैन sue दी फर्म। जो थर्ड पार्टी है वो तो फर्म के ऊपर केस कर ही सकती है बेटा। फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, बट पार्टनरशिप फर्म जो है वो तो केस कर ही, सॉरी थर्ड पार्टी तो केस कर ही सकती है पार्टनरशिप फर्म पे। और नंबर 3, सेट ऑफ अगर आपको ₹100 तक का करना है तो उसके लिए फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है कि अगर आपने फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी करवा रखी है तो किन किन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2, कि अगर फर्म को किसी के ऊपर केस करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप फर्म कैन sue द थर्ड पार्टी। अगर पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना चाहती है तो उसकी क्या कंडीशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अभी मैं बताऊंगा अभी इसमें से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 क्या है? सबसे पहली कंडीशन है आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है? फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड। हाँ, ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। नंबर 2, जब हम फर्म रजिस्टर करवाते हैं ना बेटा, तो हमें रजिस्ट्रार और फर्म को बताना पड़ता है कि हमारी फर्म के पार्टनर कौन कौन है। तो जब हमने फर्म रजिस्टर करवाई थी तो हमारी फर्म में 3 पार्टनर थे, ठीक है। पार्टनर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पार्टनर। तो जब रजिस्ट्रार के पास हम गए तो हमने फर्म को बताया, उस रजिस्ट्रार को बताया कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। अब मुझे बताइए, क्या फर्म बनने के बाद फर्म के पार्टनर्स में चेंज आ सकता है? हाँ, आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने D को इंट्रोड्यूस किया एज पार्टनर, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, या A, B, C में से C ने जो रिटायरमेंट ले ली और A और B ने डिसाइड किया कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो अब कहानी देखिए क्या है। एग्जाम में एग्जामिनर आपको ट्रैप कैसे करता है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2, एग्जाम्पल नंबर 1 और मैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ABC, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया है ईयर 2015 में, ठीक है। 2025 में C जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है, बट हमने इसका अपडेशन नहीं करवाया रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। नो इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब फर्म जो है, फर्म किसी के ऊपर केस करना चाहती है, फर्म वांट टू sue मिस्टर पी नाम का कोई बंदा है जो फर्म के पैसे नहीं दे रहा, डिस्प्यूट हो गया। अब फर्म इसके ऊपर केस करना चाहती है, तो बताइए क्या फर्म केस कर सकती है? बताओ। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड, कंडीशन 1 पूरी हो रही है। कंडीशन 2, जब हम केस फाइल करने जा रहे हैं उस दिन सारे पार्टनर क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो जिस दिन केस करने जा रहे हो उस दिन पार्टनर कौन कौन बचा? A एंड B। बताओ क्या ये एज पार्टनर रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो क्या हम केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मैं जानता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, ज्यादा समझ में नहीं आया। ज्यादा समझना है तो डिटेल में लेक्चर देखने पड़ेंगे, बट स्टिल आपको अभी मैं दूसरा एग्जांपल करवाऊंगा तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फर्म है PQR फर्म है। इस फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2015 में करवा लिया गया था।
इसके बाद इन्होंने डी नाम के एक पार्टनर को ईयर 2025 में इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर, बट इसकी कोई इंटीमेशन आरओसी को नहीं दी गई। आरओसी बोलो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सॉरी, नो इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार। ठीक है। अब फर्म जो है वो केस करना चाहती है, वांट टू शू मिस्टर ए। मिस्टर ए से कोई डिस्प्यूट है, पैसे लेने थे, मिस्टर ए दे नहीं रहा। अब फर्म जो है मिस्टर ए पे केस करना चाहती है। फर्म का मतलब यहां पर कितने बंदे हैं, पी क्यू आर और डी। पी क्यू आर तो रजिस्टर्ड पार्टनर है, क्योंकि जब फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया था तब पार्टनर कौन थे, पी क्यू आर। तो रजिस्ट्रार ने पार्टनर्स के नाम में क्या लिखा होगा, पी इज पार्टनर, क्यू इज पार्टनर एंड आर इज पार्टनर। बट डी जब पार्टनर बना तो हमने इसकी इंटीमेशन किसको नहीं दे रखी, रजिस्ट्रार को नहीं दे रखी। तो लॉ की नजर में डी जो है वो पार्टनर नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टनर नहीं है। तो क्या फर्म इसके ऊपर केस कर सकती है, नहीं कर सकती। यहां पर कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, बट कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि डी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पार्टनर। अगर आपको ये पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया है तो बाद में आप मुझे फोन पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैराथन क्लासेस है तो मैं मैराथन क्लासेस के हिसाब से चल रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। क्लियर है। चलिए, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और फर्म कब केस कर सकती है थर्ड पार्टी पे, हमने सब डिस्कस कर लिया है। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना, इसके लिए जस्ट आपको पार्टनरशिप डीड रिटर्न में करके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास भेजनी है और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म करवाना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। मैं लिखवा देता हूं, छोटा सा प्रोसीजर है बेटा। हाउ टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, हाउ टू गेट the firm registered। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, इन राइटिंग कंपलसरी है। पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। आप भले ही सारी कंडीशन मत लिखो, टर्म एंड कंडीशन मत लिखो, बट आपको फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, हमारी फर्म का बिजनेस कहां होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का बिजनेस क्या होगा, बिजनेस ऑफ फर्म, पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस, ठीक है। डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आपने फर्म कब बनाई, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको देनी पड़ेगी। पार्टनर्स के आईडी प्रूफ, एंड रेजिडेंशियल प्रूफ। ये भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, नेट से ऑनलाइन डाउनलोड करके ये फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, और जैसे ही रजिस्ट्रार आपकी फर्म को रजिस्टर करेगा, ऑन दी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म जो है, फर्म कैन यूज द वर्ड रजिस्टर्ड या REG
इन इट्स नेम या आर, इन इट्स नेम। फर्म अपने नाम में रजिस्टर्ड वर्ड, आरईजी वर्ड या आर वर्ड तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। फर्म के नाम में, नेम ऑफ फर्म में कभी भी रॉयल, किंग, एम्परर, एम्प्रेस एटसेट्रा इस तरह के वर्ड नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये एम्बलम्स एंड नेम एक्ट में प्रोहिबिटेड है, मना है, तो ये आपके नाम में नहीं होने चाहिए। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, डिसोल्यूशन। एग्जाम में डिसोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर अटेम्प्ट में डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिसोल्यूशन को आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग कॉन्सेप्ट है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि कई बार इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसमें पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, एक पार्टनर की डेथ हो गई है या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, ओके, या एक पार्टनर को एक्सपेल कर दिया गया है। ये केस बनता है आउटगोइंग पार्टनर्स का। ये केस किसका बनता है? आउटगोइंग पार्टनर का। हो सकता है वो फर्म छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बट रिमेनिंग पार्टनर ने कहा है कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस बनता है। या इसने फर्म से रिटायरमेंट ले ली है या इसको फर्म से एक्सपेल कर दिया गया है, एक्सपल्शन ऑफ फर्म, ठीक है। इस केस में जो पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो है, सिर्फ उसका हिसाब किताब होगा, पूरी फर्म का हिसाब किताब नहीं होता। आउटगोइंग पार्टनर्स फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, पूरी फर्म के अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे, फाइनल अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। आज के बाद आउटगोइंग पार्टनर हमारा पार्टनर नहीं है। फर्म कैन कंटिन्यू द बिजनेस, जो फर्म है वो फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म बंद करने का कि आप फर्म बंद करो, अभी पढ़ेंगे कि कोर्ट किन केसेस में फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। बट कोर्ट कभी भी ये नहीं कह सकती कि आपके 4 पार्टनर इसमें से एक पर्टिकुलर पार्टनर को बाहर निकाल दिया जाए। कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर, कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में भी कन्वर्ट हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, अब पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ये कोई भी केस नहीं बन रहा है। इसमें आउटगोइंग पार्टनर का फाइनल अकाउंट नहीं तैयार होता, इसमें फर्म का फाइनल अकाउंट तैयार होता है। फर्म्स फाइनल अकाउंट इसमें तैयार होते हैं, पार्टनर का नहीं, सभी पार्टनर के और फर्म का भी फाइनल अकाउंट। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, इसमें बनता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। आपने +2 में बनाया होगा, है ना। फर्म की सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पे किया जाएगा, और जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फर्म कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस, इसमें फर्म जो है वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगी, सभी पार्टनर अपने अपने हिसाब किताब करो और घर जाओ। फर्म कैन नॉट कंटिन्यू, तभी तो फर्म का अकाउंट बना है फाइनल अकाउंट, द बिजनेस। कोर्ट कैन ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि फर्म बंद करो। कोर्ट पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का ऑर्डर नहीं दे सकती, फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। बेटा अगर फर्म ही बंद हो रही है तो पार्टनरशिप भी तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, पार्टनरशिप भी तो खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये डिफरेंस है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के मोड कितने होते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के मोड। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये एग्जामिनर का थ्योरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट है थ्योरी पर्सपेक्टिव से, बहुत बार इसमें क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से कौन से आएंगे और थ्योरी कौन से आएंगे इस टॉपिक में से। तो मोड को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, कि फर्म को डिसॉल्व करने के दो मोड होते हैं, विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एक ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर फर्म को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। इफ पार्टनरशिप एट विल, अब मैंने आपको बताया ना पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जब तक आपकी विल है, इच्छा है, तब तक पार्टनर रहो। रिटायरमेंट लेनी है रिटायरमेंट ले लो, और फर्म बंद करनी है तो फर्म बंद कर दो। एनी पार्टनर में गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म को डिसॉल्व करो। ओके, सेकेंड पॉइंट है, अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो कौन सी पार्टनर है, फिक्स पार्टनरशिप। तो क्या फिक्स पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता टाइम से पहले? देखो टाइम के बाद तो डिसॉल्व होएगी, मतलब पार्टनर चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या पार्टनरशिप जो फिक्स्ड है बाय पीरियड, इसको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड डिसॉल्व किया जा सकता है? यस, कैन बी डिसॉल्व्ड। हाँ, इसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है सर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के जरिए क्या कर सकते हैं, फर्म को जब चाहे तब डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है आपका, अगर आपकी फर्म जो है, इसको हम बोलेंगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन, आपकी फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया है। आपकी फर्म का एक बिजनेस है या आपकी फर्म के कई सारे बिजनेस है और सारे के सारे बिजनेसेस आर डिक्लेयर्ड इलीगल, लॉ में चेंज आ गया और ये सारे के सारे बिजनेस, ये आपका एक ही बिजनेस है जिसकी वजह से बिजनेस क्या हो गया है आपका, इलीगल हो गया है, तो भैया फर्म बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या बनता है, ऑल पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर आपकी फर्म में मान लीजिए 4 पार्टनर, तो चारों इंसॉल्वेंट हो गए, तो बेटा पार्टनर्स का सॉल्वेंट होना जरूरी होता है। चारों इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म को चलाएगा कौन, फर्म डिसॉल्व हो गई। सर चारों इंसॉल्वेंट नहीं हुए, 4 में से 3 हो गए, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो बेटा एक बंदा तो कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता ना। फर्म में कितने पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2, तो यहां पर फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। फोर्थ केस आता है कंटीजेंसी, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी।
इन 4 कंटीजेंसी के केस पे फर्म को बंद किया जा सकता है, और ये 4 कंटीजेंसीज क्या है? नंबर 1 डेथ, नंबर 2 इंसॉल्वेंसी, और नंबर 3 ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, और नंबर 4 ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा जो आया है वो तो जाएगा, क्या इसमें कोई कंटीजेंसी है? नहीं। तो कंटीजेंसी किस चीज की है? कंटीजेंसी इस चीज की कि एक पार्टनर के मरने के बाद बाकी पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो तो बाकी पार्टनर डिसाइड करेंगे ना। तो डेथ होने के बाद पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे इंसॉल्वेंसी, मान लीजिए सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए, ठीक है, 4 पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया और बाकी 3 को लगता है कि भाई इस चौथे पार्टनर के बिना हमारी बात ही नहीं बनेगी, हमारी फर्म की ग्रोथ ही नहीं है, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम फर्म बंद करना चाहते हैं, तो वो पार्टनर डिसाइड करेंगे ना। दिस इज कॉल्ड कंटीजेंसी। 4 साल के लिए पार्टनरशिप थी, 4 साल तो पूरे होंगे ही ना बेटा, इसमें क्या कंटीजेंसी है? कंटीजेंसी इस चीज में है कि 4 साल के बाद हम फर्म को कंटिन्यू कर भी सकते हैं और हम चाहे तो फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और सेम यही पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में था कि आपने पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए की गई थी, जब वो बिजनेस कंप्लीट हो जाए तो आप फर्म को बंद भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो ये 4 केस कंटीजेंसी के बनते हैं। इन 4 केसेस में फर्म को अगर डिसॉल्व करना है तो कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट केस जो आता है ऑन दी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। लगभग 7 केस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप अपनी फर्म को बंद करो और हमें अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। करते हैं। सबसे पहला केस इसमें क्या बनता है? इंसैनिटी, इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड। एक पार्टनर का दिमाग जो है वो खराब हो गया है, पागल हो गया है, इंसेन हो गया है, बीमारी की वजह से हो सकता है बेटा, किसी शौक की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से, शादी कर ली तो भी बंदा पागल हो सकता है ना। हाँ, तो इन केसेस में जो बंदा पागल हो गया है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आप किताब को उठा के देखो उसमें नेक्स्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि भैया इस फर्म को बंद किया जाए और ये जो बंदा पागल हो गया है इसका जितना शेयर बनता है वो हमें दिलवाया जाए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि हम इसका इलाज करवा सके। ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरा केस किसका बनता है आपका बेटा? परमानेंट इनकैपेसिटी का। यहां पर परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब है एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया है या बीमार हो गया है, इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि जो ड्यूटी उसको एज पार्टनर दी गई थी अब वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता और कभी नहीं कर पाएगा। परमानेंटली वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकेपेबल हो गया है। जैसे किसी पार्टनर का कोमा में चले जाना, तो डॉक्टर्स ने मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया कि भाई मरा तो नहीं है, कोमा में है, बट ये कोई काम नहीं कर पाएगा, तो बताओ उसको पार्टनर बना के करें क्या? तो इस केस में जो पार्टनर बीमार हो गया है, इनकैपेबल हो गया है, या तो वो या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि फर्म को बंद करके इसका पैसा दिलवाया जाए, शेयर दिलवाया जाए, या फर्म के बाकी पार्टनर भी अपील कर सकते हैं कोर्ट में कि फर्म को बंद करने का ऑर्डर दिया जाए ताकि हम अपना हिसाब किताब सेटल कर सकें। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है मिसकंडक्ट। अगर आपकी फर्म के पार्टनर ने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है, इंपैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म, नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्टिविटी उसने बिजनेस के दौरान की है, बिजनेस के बाहर जाकर की है। फर्क ये है कि इस पार्टनर की एक्टिविटी की वजह से फर्म के बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद आता है परसिस्टेंट ब्रीच। परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल, हाँ इसके एग्जाम्पल लो ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल एरर इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में हिसाब किताब में वो एरर कर रहा है, एरनियस अकाउंट्स। अब किसी ने अगर हिसाब किताब में गड़बड़ कर रखी होगी, जानबूझ के कर रखी होगी, तो क्या वो आपको अकाउंट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो फेलियर या रिफ्यूजल कर देते इसको, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स। पार्टनर्स हिसाब किताब मांग रहे हैं और वो अकाउंट शो
नहीं कर रहा है, ये तो गलत है। उसके बाद आता है एम्बेजलमेंट, हेराफेरी। वो फर्म के हिसाब में क्या कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। और मोर ड्रॉइंग देन लिमिट, या कैश ज्यादा निकाल रहा है जितना अलाउड है। देखो बेटा, आपकी कैपिटल है 10 लाख और पार्टनर्स ने रूल बना रखा है कि भाई कोई भी 1 लाख से ज्यादा की ड्राइंग नहीं करेगा, और आप 5-5, 6-6 लाख की ड्राइंग करके बैठे हो, और एक बार नहीं कई टाइम तक, तो बेटा ये तो आप टर्म एंड कंडीशन को ब्रेक कर रहे हो, इस बेस पे डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है ट्रांसफर ऑफ एंटायर इंटरेस्ट। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि एक पार्टनर अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट या एंटायर इंटरेस्ट। एंड जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी जो है वो क्या कर सकता है, वो फर्म को कह सकता है कि इस पार्टनर का सारा इंटरेस्ट मैंने खरीदा हुआ है, ये रहा एग्रीमेंट। अब या तो इसका जितना फर्म में हिस्सा बनता है आप मुझे पे कर दो, और आप अगर पे नहीं करोगे तो ट्रांसफरी जो है वो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, एंड ट्रांसफरी कैन अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। अब या तो आप फर्म जो है वो पैसा दे दे, नहीं तो मैं कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन करवा के इसकी रिकवरी करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट जो आता है वो आपका आता है परपेचुअल लॉस, कॉन्टिन्यूअस लॉस। फर्म जो है लगातार लॉस में जा रही है और फ्यूचर में भी कोई प्रॉफिट होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, फ्यूचर प्रॉफिट भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो बेटा जब फर्म को लॉस होता है तो फर्म की कैपिटल बढ़ती है उतनी ही रहती है, कम होती है, कम होती जाएगी। तो बेटा कैपिटल जीरो हो जाए, इससे अच्छा क्या है, बिजनेस बंद ही कर दो। एंड लास्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट का मतलब जस्टिफाइड, इक्विटेबल मतलब जो सभी के लिए सही हो, इक्विटेबल ग्राउंड्स। कोर्ट को अगर लगता है कि सबके लिए सही रहेगा इस फर्म को बंद कर देना, तो कोर्ट फर्म के ऑर्डर दे सकती है। इसके कुछ एग्जांपल, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में डेडलॉक का मतलब मैनेजमेंट किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है। पार्टनर जो है वो टॉकिंग टर्म में नहीं है, पार्टनर्स आर, यानी कि उनके आपस में बन ही नहीं रही, वो आपस में बात ही नहीं करे, तो बात ही नहीं करे तो बंद कर दो ना, फर्म ही बंद कर दो। आर नॉट इन टॉकिंग टर्म। क्यों टॉकिंग टर्म में क्यों नहीं है? पार्टनर्स की लड़ाई चल रही है, इनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहा, लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो बेटा ट्रस्ट ही तो है रिलेशनशिप। अगर हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट है तो हम पार्टनर बनेंगे, नहीं तो हम पार्टनर नहीं बनेंगे। पार्टनर जो है वो गैम्बलिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट में, तो बेटा ये तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में कोर्ट को अप्लाई करके फर्म को बंद करवाया जा सकता है। ये कुछ केसेस है जिसमें फर्म को बंद करवा सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात समझना है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते, अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज गिवन। मान लीजिए बेटा 4 पार्टनर है और चारों ने आपस में डिसाइड किया कि हम फर्म को डिसोल्व करेंगे, तो ये तो तुम चारों को पता ना कि हमने फर्म डिसोल्व कर दी है, पब्लिक को तो नहीं पता। अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज गिवन, all partners will be considered as partners। सभी पुराने पार्टनर्स को पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी जो है वो फर्म को लाइबल कर सकती है, कैन मेक दी फर्म लाइबल even after डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है और किस फर्म के किसी भी पार्टनर ने
थर्ड पार्टी से सामान उधार खरीद लिया है, पैसा उधार खरीद लिया है, तो भी थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, पूरी फर्म को लाइबल कर सकती है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपने फर्म डिसॉल्व कर दी है। तो ये बात ध्यान रखना, नोटिस देना जरूरी है, पब्लिक नोटिस। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर वाइंडिंग अप। बेटा डिसोल्यूशन होना अलग चीज है और वाइंडिंग अप होना अलग चीज है। क्या फर्क है बेटा, समझिए। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने डिसाइड किया, सपोज करो बेटा कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमने यहां पर एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है, ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड बाय फर्म। हमने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है, एक बैच स्टार्ट किया है और ये जो बैच है ये यहां खत्म होगा, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बैच यहां खत्म होगा बेटा, ठीक बात है ना। किसी वजह से पार्टनरशिप यहां पर डिसॉल्व हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है तो कंप्लीट हुई नहीं, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो बेटा भले ही फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, बट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑल पार्टनर्स हैज अथॉरिटी टू एक्ट इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। किस लिए, दो काम करने के लिए। नंबर वन, ये जो ट्रांजैक्शन आपने शुरू की थी जो अनफिनिश्ड है उसको फिनिश करने के लिए, टू कंप्लीट दी ट्रांजैक्शंस जो आपने इनिशिएट कर दी थी डिसोल्यूशन से पहले। एंड अब देखो, आज पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म बंद कर देते हैं, सबने हां कर दी कि फर्म बंद कर देते हैं, तो क्या आज अभी सारी एसेट्स बिक जाएंगे और आज अभी क्या सभी डेट पे हो जाएंगे? नहीं ना बेटा। तो फर्म को वाइंड अप करने के लिए, यानी कि वाइंड अप का मतलब यही होता है कि फर्म की या कंपनी की सारी एसेट्स को बेच के डेट को पे कर दिया जाए, उसके बाद जो पैसा बच जाए वो आपस में बांट लो। तो हाथों हाथ नहीं होता ये काम, टाइम लगता है बेटा इसमें। तो मान लो फर्म का जो स्टॉक है, फर्म का जो फर्नीचर है, फर्म की जो बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, उनको बेचने में मैं मान के चलता हूं 1 महीना लग गया, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या उस 1 महीने के दौरान बिल्डिंग का किराया नहीं लगेगा, बिजली पानी का खर्चा नहीं आएगा? आएगा ना। तो कोई एक पर्सन भुगतेगा या सारे पार्टनर भुगतेंगे? सारे पार्टनर भुगतेंगे, ठीक है। ऑल पार्टनर हैव अथॉरिटी टू एक्ट इन द नेम ऑफ फर्म टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन एंड टू डू every activity to wind up the firm, to wind up the business। बिजनेस को वाइंड अप करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उस सभी के लिए सभी पार्टनर लायबल रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्म का बिजनेस जो है वो बंद कर दिया था या डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। डिसोल्यूशन की एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैंने बैच वाला एग्जांपल दिया है वही एज इट इज एग्जांपल आएगा। इसी तरह का एग्जांपल आएगा कि पार्टनर्स ने डिसोल्यूशन से पहले कुछ ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी, उसके बाद ट्रांजैक्शन के फिनिश होने से पहले उन्होंने डिसोल्यूशन का डिसीजन ले लिया। तो अब वो ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग रह गई उसका क्या होगा? पेंडिंग रह गई उसका क्या होगा? ये माना जाएगा कि फर्म डिसॉल्व हुई नहीं है। फर्म के सभी पार्टनरों को पहले वो ट्रांजैक्शन क्या करनी पड़ेगी? कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो डिसोल्यूशन है वो इफेक्टिव माना जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। चलो सर, अब फर्म बंद हो गई है, सेटलमेंट कैसे करें अकाउंट का? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, तो मैं इसके 2 हिस्से बांट देता हूं सर। सबसे पहले हिस्से में तो यहां पर लिखता हूं कि सबसे पहले फर्म की सारी एसेट बेची जाएगी, फर्म्स एसेट्स आर सोल्ड। जी, सबसे पहला स्टेप यही है, फर्म की सारी एसेट बेची जाएगी। अब पे क्या करना है? पे आउटसाइड डेट्स फर्स्ट,
सबसे पहले बाहर वाले डेट पे किए जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद पे किया जाएगा पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ड्यू ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल। इसको पे करने के बाद पे कैपिटल, सभी पार्टनर्स की कैपिटल पे की जाएगी। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो जो सरप्लस बचा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल, फर्म की जो एसेट्स है वो 100 करोड़ की बिकी, फर्म के जो आउटसाइड डेट है वो 30 करोड़ के है, वो हमने पे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 करोड़ के है, वो हमने पे कर दिया। उसके बाद कैपिटल जो है सभी पार्टनर्स की वो 20 करोड़ की थी, वो हमने पे कर दिया। 30 + 5 + 25 कितना हो गया? 55। टोटल एसेट कितने की बिकी थी? 100 करोड़ की। तो अभी भी सरप्लस कितना बच गया? 45 करोड़ का। तो ये पार्टनर्स के बीच में आपस में बच जाएगा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि फर्म की एसेट बेच के पैसा उतना मिला ही नहीं सर, फर्म की एसेट बेच के पैसा मिला 10 करोड़, 10 करोड़, और जो आउटसाइड डेट है वो ही 15 करोड़ के हैं। तो बेटा इस केस में फर्म को क्या हो गया? लॉस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी इन कैपिटल, डेफिशिएंसी इन कैपिटल। बताओ, बाहर वालों के बंदों के पैसे देने हैं 15 करोड़ और आपके पास है कितना? 10 करोड़, तो कैपिटल कम पड़ गई ना। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? अगर कोई प्रॉफिट है पास्ट ईयर का तो उसमें से सेट ऑफ कर लो, सेट ऑफ फ्रॉम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पास्ट ईयर का प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो किस में से लेस होगी? डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं हो रहा तो कॉल अमाउंट फ्रॉम पार्टनर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है बेटा कि मान लीजिए फर्म की एसेट बेच के सिर्फ 10 करोड़ रुपीस मिले, ठीक है, और हमें बाहर वाले बंदों को 15 करोड़ रुपीस देने हैं, तो 5 करोड़ क्या है? शॉर्ट है। तो कोई रिजर्व पड़ा है प्रॉफिट का तो उस रिजर्व में से सेट ऑफ कर लो। सर वो तो नहीं है। फिर पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? सर सबकी 10-10 करोड़ की कैपिटल है, तो 5 करोड़ का लॉस उन कैपिटल में डेबिट हो जाता है। आपने किया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में कि एसेट को बेच के लायबिलिटी को पे करने के बाद अगर कुछ लॉस बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल में वो डेबिट हो जाता है। सर पार्टनर्स की कैपिटल ही 1-1 करोड़ की और 4 पार्टनर है और 5 करोड़ का लॉस है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? 0। बल्कि 1 करोड़ रुपया अब उनसे मंगवाया जाएगा कि लाओ 1 करोड़ रुपया और लाके दो, हमें बाहर वाले बंदों के पैसे देने हैं। तो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे या मुझसे आप फोन करके भी कंफर्म कर सकते हो इन चीजों को। तो ये यूनिट भी अपनी कंप्लीट हुई बेटा। थर्ड यूनिट में सिर्फ इतना ही था। थर्ड यूनिट छोटी है बट आप मान के चलिए 5 नंबर आपको पक्का दे के जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे एलएलपी चैप्टर की तरफ। चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपना डिफरेंसेस। डिफरेंस किसके बिटवीन? डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है? दी पार्टनरशिप एक्ट। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनी में कौन सा एक्ट लगेगा? द कंपनी एक्ट 2013। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है जबकि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, जबकि कंपनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं होती क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? सभी पार्टनर्स की।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टेट या जॉइंट प्रॉपर्टी। जबकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके नाम पे होती है, प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है। पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होती है वो एक्टिव पार्टनर्स के हाथ में होती है। जो पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। जबकि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कौन करता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी। जबकि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप हो सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी हमने लास्ट एग्रीमेंट में पढ़ा था, लास्ट कॉन्टेक्ट में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट में सॉरी। वाइंडिंग अप हो सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि फर्म बंद करो, हाँ करो, जबकि यहां पर एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एनसीएलटी क्या है, कोर्ट है बेसिकली, कंपनी लॉ वाला कोर्ट। तो जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलेगी वाइंडिंग अप नहीं हो सकता, भले ही आपको वाइंडिंग अप अपनी मर्जी से ही क्यों ना करना हो। ठीक है। उसके बाद मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर, और मैक्सिमम 50, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 पार्टनर्स होने चाहिए एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है। जबकि अगर मैं कंपनी के केस में बात करूं तो डिपेंड करता है सर कंपनी कौन सी है, ओपीसी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर ओपीसी है तो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर 1, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम की नो लिमिट। ठीक है। पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। जबकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप में कॉमन सील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि कंपनी में कॉमन सील हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में। अब सेकंड डिफरेंस पे हम आते हैं, सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, पार्टनरशिप में और एचयूएफ में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप में और एचयूएफ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप जो गॉन होती है वो पार्टनरशिप एक्ट में गॉन होती है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। जबकि एचयूएफ जो है वो हिंदू लॉ में गॉन होती है, हिंदू लॉ। एक सेकेंड। तो एचयूएफ जो है हिंदू लॉ में गॉन होता है। उसके बाद अगर हम अगले डिफरेंस पे चले तो एचयूएफ में एचयूएफ में पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप कम्स विद एन एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एचयूएफ में कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, यहां पर होता है बेटा स्टेटस। अगर आप एचयूएफ के मेंबर हो तो आप उस एचयूएफ के अंदर हिस्सेदार हो। एचयूएफ का मेंबर होना मतलब आप उसके अंदर बेटे हो, बेटी हो, बहू हो, तो आप उस एचयूएफ के क्या बन गए हो, मेंबर बन गए हो, स्टेटस से होता है। यहां पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉर्मली फर्म का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। जबकि यहां पर किसी भी मेंबर की डेथ होने से डिसोल्यूशन नहीं होता है एचयूएफ का। डिसोल्यूशन कैसे होता है एचयूएफ का, डिवीजन के, कि हमने अगर एचयूएफ को डिवाइड करने का डिसाइड किया है तो ही इसका डिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पर पार्टनरशिप में मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, एक्टिव पार्टनर्स के हाथ में होती है, एक्टिव पार्टनर्स के हाथ में होती है। जबकि एचयूएफ में कर्ता जो है, कर्ता को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनेजर। तो कर्ता के हाथ में क्या होती है, मैनेजमेंट होती है बेटा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं बेटा। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, जबकि एचयूएफ में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है।
जो भी काम करेगा वो कर्ता करेगा और उसके लिए सभी को पार्टनर्स यानी कि मेंबर्स लाइबल होंगे। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है, जबकि एचयूएफ में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। हालांकि ये पॉइंट ऊपर भी मैंने डिस्कस कर लिया, दोबारा लिख दिया, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। यहां पर परपेचुअल सक्सेशन होता है एक एचयूएफ कब खत्म होगी? जब उसका डिवीजन हो जाए, अदरवाइज नहीं। माइनर जो है पार्टनरशिप में वो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर हो सकता है, प्रॉफिट में पार्टनर हो सकता है, जबकि एचयूएफ में बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो उसी दिन से उसमें पार्टनर बन जाता है बाय बर्थ। बाय बर्थ जैसे ही आप एचयूएफ में पैदा होते हो आप उसी टाइम से उस एचयूएफ के क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं है एज पार्टनर या मेंबर। ओके। उसके बाद मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 पार्टनर्स। जबकि एचयूएफ में मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है एचयूएफ में। एक फैमिली में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कर्ता कितना खाली है। ठीक है। काम धंधा है तो बेटा फैमिली छोटी रखेगा, काम धंधा ही नहीं है तो बढ़ाए जाओ फैमिली, अब उस पर गवर्नमेंट थोड़ी रोक लगा देगी। यहां पर फिक्स शेयर मिलता है, फिक्स्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। जैसे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम पहले ही स्टार्टिंग में फिक्स कर लेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, जैसे 1:2 या 2:3 जो भी है। यहां पर फिक्स नहीं होता, यहां पर नॉट फिक्स्ड। एक मेंबर और पैदा हो गया, एक मेंबर और पैदा हो गया तो सभी का शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसको मिलेगा, और जैसे ही एक मेंबर की डेथ होती है सभी का थोड़ा थोड़ा शेयर बढ़ जाता है। तो यहां पर जो शेयर होता है प्रॉफिट या लॉस का वो फ्लक्चुएटिंग होता है एचयूएफ में। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस अपना कंप्लीट हो गया। थर्ड डिफरेंस पे हम आते हैं। पहला डिफरेंस हमने कंपनी और एलएलपी का किया, सॉरी एलएलपी बोल रहा हूं, पार्टनरशिप का किया। दूसरा हमने पार्टनरशिप और एचयूएफ का किया। तीसरे डिफरेंस में आते हैं हम पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, कि एक पार्टनरशिप में और क्लब में क्या डिफरेंस होता है। बेटा पार्टनरशिप जो है ना वो बिजनेस पर्पज के लिए की जाती है, बिजनेस पर्पज ओनली, जबकि क्लब जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं होता है। क्लब सिर्फ किस लिए किया जाता है? एंजॉयमेंट के लिए या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है जबकि क्लब में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, क्लब में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। पार्टनर में मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, जबकि क्लब्स में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। ठीक है। पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। ये अभी पॉइंट डिस्कस किया था ना कि पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जिसके कारण जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो किसकी मानी जाती है? पार्टनर्स की, क्योंकि फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जबकि क्लब की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके नाम पे होती है? क्लब के नाम पे होती है। प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ क्लब। पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, जबकि क्लब का परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है पार्टनरशिप और क्लब में। फोर्थ डिफरेंस जो आता है आपका, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप में एंड को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड, में बी इंप्लाइड।
ठीक है। जबकि को ओनरशिप में एग्रीमेंट हो भी सकता है कि दो दोस्त मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और इसमें इनहेरिटेंस भी हो सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि फादर की डेथ हो गई है और अब जो घर है या फैक्ट्री है वो दो भाइयों के नाम पे ट्रांसफर हो गई। तो यहां पर कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है, यहां पर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पैतृक संपत्ति का बंटवारा, तो वो हो गया बेटा, इसमें कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है, कोई जरूरी नहीं एग्रीमेंट होना ना। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एक पार्टनर अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लाइबल होगा। को ओनरशिप में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। मैंने आपको जब यूनिट 1 करवाई थी तो यूनिट 1 में ये बताया था आपको कि को ओनर्स के बीच में प्रॉफिट क्या होता है, शेयर होता है। बट को ओनर पार्टनर क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, इसलिए वो पार्टनर नहीं है। इनके बीच में प्रॉफिट या लॉस शेयर होता है। पार्टनर में प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? शेयर होता है। जबकि को ओनरशिप जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट या लॉस शेयर हो उसमें। अब दो भाई है, फादर की डेथ पर दोनों भाइयों के नाम पे घर ट्रांसफर हो गया। अब दोनों भाई जो है वो घर में रह रहे हैं, अब दोनों भाई उस घर में रह सकते हैं, तो उस घर से क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होना है? घर किराए पे थोड़ी दे रखा है उन्होंने, खुद रह रहे हैं, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट या लॉस की बात हो। पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया जा सकता विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हालांकि ये लाइन गलत है, बट बुक में दे रखी है तो मैं भी करवा रहा हूं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मैंने पूरा टॉपिक आपको यूनिट 2 में करवा दिया है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक पार्टनर कर सकता है दूसरे पार्टनर को विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, और इस केस में जो ट्रांसफर होते हैं उसको सब पार्टनर कहा जाता है। बट डिफरेंस में दे रखा है बेटा, तो अपन भी क्या कर सकते हैं, अपने को नंबर लेने। हालांकि लाइन बिल्कुल गलत है, ठीक। जबकि यहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जा सकता है विदाउट कंसेंट, कि मेरा मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में 30% का हिस्सा है, 50% का हिस्सा है, तो मैं अपना हिस्सा किसी को बेच रहा हूं, दूसरे पर्सन को क्या दिक्कत है, ठीक है ना, विदाउट कंसेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। पांचवा डिफरेंस जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। पार्टनरशिप में और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? बेटा पार्टनरशिप जो होती है ना वो बिजनेस पर्पज के लिए होती है, जबकि एसोसिएशन जो होती है वो एक सोशल कॉज या चैरिटेबल पर्पज के लिए होती है। ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी बता दिया था। बस इतना ही डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये चैप्टर एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। मैंने लगभग हर एस्पेक्ट रिवीजन लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, एलएलपी की तरफ। ओके।